पहला क्या है, नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट होती है, ये मैं भी आपको बता ही चुकी हूं। लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है, कोई भी लर्निंग नहीं हो रही है आप लोगों की अगर आप पैसिव लिसनर हैं तो। जब तक आप खुद मेंटली फिजिकली किसी चीज में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, तब तक वो लर्निंग एक्टिव प्रोसेस नहीं होगी। और साथ में एक सोशल एक्टिविटी है, यानी ग्रुप लर्निंग पर अभी एम्फेसाइज किया जा रहा है। पहले इंडिविजुअल लर्निंग पर एम्फेसाइज किया जाता था, अब ग्रुप लर्निंग पर एम्फेसाइज किया जा रहा है, क्योंकि क्लासरूम साइज भी आपको पता है बड़ा हो रहा है। तो वहां पर हमारा जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है एजुकेशन में, चाहे हायर एजुकेशन हो चाहे स्कूल एजुकेशन हो, उस पैराडाइम शिफ्ट में हम कहीं ना कहीं इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग से ग्रुप लर्निंग की ओर बढ़े हैं। और साथ ही साथ में हमारा क्या कहता है कि लर्निंग जो होती है वो हमारी माइंड में चलती है, तभी मैंने स्कैफोल्डिंग की बात कही आपको। मोटिवेशन जो है लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है मोटिवेशन में सेल्फ मोटिवेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सटर्नल मोटिवेशन, क्योंकि आपने किसी को इंटरनली मोटिवेट कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएगा। ये जो कंस्ट्रक्टिविटिज्म है ये हमारे 5E पर आधारित है। 5E अप्रोच कहते हैं, वैसे कई अप्रोचेज हैं, बेसिकली जो यूज होती है वो हमारी 5-3 अप्रोच है। पहला है एंगेज, संलग्न करना, यानी आप लर्नर को जो पढ़ा रहे हो उससे पहले आप उसको मेंटली उस चीज को सीखने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आई बात समझ में कि आप उसको लर्नर को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो कि वो उस चीज को सीखे। मेंटल रेडीनेस, और मेंटल रेडीनेस कुछ भी नहीं है, इंटरनल मोटिवेशन है। कैसे करेंगे वो बताती हूं अभी। 5 सेकंड जो हमारा ई है वो है हमारा एक्सप्लोर, यानी हमने उसको एक कंडीशन दे दी, एक प्रॉब्लम दे दी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो अपने आप से एक्सप्लोर कर रहा है। चाहे वो इंटरनेट की हेल्प से कर रहा है, चाहे वो प्रैक्टिकली खुद चीजों को करके कर रहा है, चाहे वो लाइब्रेरी सर्फिंग करके कर रहा है, चाहे वो डिफरेंट चीजों को ब्राउज करके कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, वो अपनी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद एक्सप्लोर कर रहा है। थर्ड है एक्सप्लेन। अब जब उसने ग्रुप में आके चीजों को किया, अब वो सबके सामने आकर एक्सप्लेन करेगा कि उसने क्या एक्सप्लोर किया। एक ग्रुप ने आके एक्सप्लेन किया, दूसरे ग्रुप्स ने सुना, दूसरे ग्रुप ने आके एक्सप्लेन किया, बाकी ग्रुप्स ने सुना। अब इस एक्सप्लेन स्टेप में टीचर आता है, बाकी अब तक स्टूडेंट मेन में था। अब यह एक्सप्लेन स्टेप में टीचर आता है, और जहां नॉलेज गैप होता है, अब 100% तो करेक्ट लर्नर फर्स्ट टाइम जो चीज़ को कर रहा है तो 100% तो कहीं एक्सप्लोर नहीं करेगा, कहीं नॉलेज में कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, कहीं नॉलेज में गैप हो सकता है। इस कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व करना, इस नॉलेज के गैप को फुलफिल करना, ये सब काम टीचर करता है। जैसे ही टीचर ने एक्सप्लेनेशन पार्ट में ये किया, उसके बाद इस न्यू नॉलेज की पिक्चर क्लियर हुई और लर्नर उसको इलैबोरेट करता है, यानी एप्लीकेशन। अभी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की ना कि ये मेरी नॉलेज मुझे कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है, कहाँ कहाँ मुझे ये मदद कर सकती है। और लास्ट में इवैल्यूएशन, यानी एज एन टीचर आप इवैल्यूएट करते हैं कि बच्चे ने, उस लर्नर ने उस चीज़ को कितना सीखा। उस सीखने की बात पे आप अपन एक एक स्टेप पे चलते हैं कि एंगेज में सबसे पहले टीचर क्या करता है कि स्टूडेंट के सामने टॉपिक को एक प्रॉब्लम के रूप में पोज करता है। व्हाट इज ए प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? हाउ विल यू डिफाइन अ प्रॉब्लम?
anything, whatever is in your mind. It is an objective to be resolved. Anything which has a solution is an problem. Without solution there is no problem. किसी भी चीज के साथ समाधान है तो वो आपका क्या है? प्रॉब्लम है. गॉट इट? तो वहां पर ये प्रॉब्लम टीचर इस रूप में रखता है कि स्टूडेंट जो है वो उसको चैलेंज लगे, वो चैलेंज की तरह ले. चैलेंज इन द सेंस कि उसके माइंड में इतना क्यूरोसिटी डेवलप हो जाए कि वो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के रूप में है कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही है. जैसे एक अपन आज लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की अभी डेली आ रहा है कि हमारा राजस्थान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि विंटर्स आने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम नहीं हुआ है, क्योंकि कई फैक्ट्रीज वगैरह को हमने अप्रूवल दे दी है, न्यू फैक्ट्रीज खुल गई हैं, तो कंजम्पशन कम नहीं हो रहा. हम बिजली को 12 रुपये और नहीं, मैं नहीं लूँगी, 12 रुपये और उससे ज़्यादा में हम लोग खरीद रहे हैं, है ना. अब यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक जिसमें भी हम फिज़िक्स के अगर हम टीचर हैं तो वहाँ पर अगर हम देखते हैं बच्चे के सामने पोज करें कि इस इलेक्ट्रिक कंजम्पशन को घर में कहाँ कहाँ किस किस रूप में कम किया जा सकता है, ये मैंने एक प्रॉब्लम दे दी. ठीक है. अब स्टूडेंट्स अपने आप एक्सप्लोर करेंगे कि कहाँ और कैसे बिजली की बचत की जा सकती है. जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि ट्रेडिशनल रेफ्रिजरेटर बनाया जिसमें बिजली नहीं है, ना वो बैटरी से चलता है ना वो बिजली से चलता है. अब आप देख लीजिए कि बिजली की बचत करने के लिए हमने एलपीजी भी प्रॉब्लम आ गई, इंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं तो हमने उसके लिए सोलर डिवाइसेस आ गए, रिप्लेसमेंट आया ना. कन्वेक्शनल रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं कि कन्वेक्शनल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ हमें कैसे कैसे काम में आ सकते हैं, विंड एनर्जी कैसे काम में आ सकती है, वो कैसे आ सकती है. इसीलिए देखो गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है ना. सोलर पैनल वगैरह इंस्टॉल करने के लिए सब्सिडीज दे रही है गवर्नमेंट. तो वहां पर वो अपने अपने ग्रुप में कैसे डोमेस्टिक, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियल फील्ड में बाद में हम जाते हैं, पहले डोमेस्टिक कंजम्पशंस को हम कम करें तो वहाँ की हमारी बिजली बचे, है ना. अभी देखो आज ही आया है कि विद न्यू ईयर भी अभी वर्क फ्रॉम होम चलेगा 1 साल, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपना जो पैंडेमिक में लॉस हुआ था मनी का, उसको उन्होंने ऑफिस के एक्सपेंडिचर के रूप में बचा के मीट आउट किया है. क्योंकि जब ऑफिस में एम्प्लॉय आता है उसको आने जाने का कन्वेंस चार्जेस देना पड़ता है, ऑफिस में एसी चलता है, ऑफिस के कंप्यूटर्स खर्च होते हैं, ऑफिस का डेटा खर्च होता है. इन सब रिसोर्सेज पे कमी आ गई क्योंकि वो पर्सनल हो रहा है, उनको थोड़ा बहुत इंसेंटिव दिया, उससे हमारी चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं. तो प्रोडक्टिविटी तो बड़ी ही बड़ी, वो प्रोडक्टिविटी का नाम दिया जा रहा है, बाकी तो वो जो पेंडेमिक में लॉस हुआ है उसको मीट आउट कर रही हैं कंपनीज. फैक्ट तो ये है. इट्स नॉट बैड कि हमें कहीं ना कहीं तो, क्योंकि रेसेशन इंटरनेशनली चल रहा है, इट्स नॉट ओनली इंडिया. हम तो इंडियन इकोनॉमी को रोते रहते हैं, बट रेसेशन इंटरनेशनली चल रहा है. तो वहाँ पर हम क्या करें, हमने उनको ये एक प्रॉब्लम पोज की, उन्होंने अपने अपने वे में खोजा. यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया, हर ग्रुप ने अपनी अपनी डिस्कवरी की. अब डिस्कवरी करने के बाद सारे ग्रुप्स मिले
और क्लासरूम में उन्होंने अपनी अपनी डिस्कवरीज को शेयर किया। एक ग्रुप आया, उसने दूसरों के साथ शेयर किया, दूसरा ग्रुप आया, उसने सबके साथ शेयर किया। इसका बेनिफिट क्या हुआ कि एक नॉलेज अगर एक से कम ही रह गई है तो दूसरा अपनी नॉलेज में उसको ऐड ऑन कर ले। यहां पर एज एन टीचर हम एक्टिवेट होते हैं। मैंने आपको बताया कि कहीं हमको लगता है कि नॉलेज गैप है, या फिर हमको लगता है कि ये मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है लर्नर के द्वारा, कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, तो वहाँ पर टीचर उसका क्लैरिफिकेशन दे पाता है। वो आपका जाता है एक्सप्लेन स्टेप में। एक्सप्लोर मैं बता चुकी आपको। इस एक्सप्लेन स्टेप में हमारी ये चीज़ आती है कि वहाँ एज एन टीचर हम एक्टिवेट होते हैं इस नॉलेज गैप को फिल करने के लिए। लर्नर्स एक दूसरे की नॉलेज से लर्निंग करते हैं, उसके लिए इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पर कौन सा स्टेप आता है? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन स्टेप के बाद एक्सप्लेन में या टीचर का रोल एक्टिवेट हो जाता है। यानी आप अपने स्टूडेंट को जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको एक प्रॉब्लम की तरह पोज कीजिए। ये आपका एंगेज स्टेप हो गया। कोई न्यूज़पेपर का पढ़ के सुना सकते हैं, जैसे मैंने अभी न्यूज़पेपर का लिया कि आज ही बिजली की कमी आई, हम कैसे बिजली के कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। उनको फ्री छोड़ दीजिए एक्सप्लोर करने के लिए। दे आर फ्री टू यूज़ द लाइब्रेरी, दे आर फ्री टू यूज़ द इंटरनेट रिसोर्सेज, दे आर फ्री टू रीड द जर्नल्स। क्योंकि इस लेवल पर आकर आपको थोड़ा मोटिवेट करना है लर्नर्स को जर्नल्स पढ़ने के लिए। जर्नल्स आर रिसर्च बेस्ड, लर्नर्स पढ़ते नहीं हैं। प्रोजेक्ट भी आजकल तो एआई आ गया है। एआई की एक दो इस पर भी बड़ी डिबेटेबल चल रहा है कि एआई की एक दो वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको रेडीमेड सॉल्यूशंस दे देती हैं, और प्लेगरिज्म को भी वेबसाइट्स जो हैं वो भी पकड़ने में फेल हो गई हैं। कंप्यूटर वाले ज़्यादा जानते होंगे, इस पर भी बड़ी एक डिबेट चल रही है। तो वहाँ पर आपको चाहे राइटिंग स्किल्स है, चाहे कोई है, XYZ, एवरी सोल्यूशन इज़ देयर। एआई की एक तो वेबसाइट्स ऐसी बनी हुई हैं एआई पर बेस्ड। एआई तो अब रोबोटिक्स तो आ रहा है, ये ह्यूमन पावर को कम करेगा ही करेगा आने वाले टाइम में। ये कल के न्यूज़पेपर में पूरा इसका एक आर्टिकल था रोबोटिक्स पे। तो वहाँ पे आपके इन चीज़ों के आ जाएगी कि कैसे भी एक्सप्लोर करें। और तीसरा स्टेप अपन ने एक्सप्लेन किया कि हर ग्रुप ने क्या एक्सप्लोर किया, कि कैसे घर में डोमेस्टिक कंजम्पशन को कैसे कम कर पाएंगे। वो अपने अपने सॉल्यूशंस दे रहे हैं। उन सॉल्यूशंस को कैसे मीट आउट कर पाएंगे, कितना कंजम्पशन कम होगा, क्या होगा, वो अपने सॉल्यूशंस को दे रहे हैं। यहाँ पर टीचर ने नॉलेज गैप फिल किया, यानी स्टूडेंट ने एक दूसरे के साथ भी सीखा, एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप से सीखा, प्लस टीचर से भी लर्निंग किया। अब इस जो एड ऑन नॉलेज है, जो शेयर्ड नॉलेज है, सब मिला के वो अपनी डिस्कवरी को मॉडिफाई करता है। और ये अपनी डिस्कवरी को मॉडिफाई करना जो है वो आपका कहलाता है एलैबोरेट। यानी इस चीज को प्रैक्टिकली कैसे हम अप्लाई करेंगे। वहां तो थियोरिटिकल एक्सप्लोरेशन उसने किया, अब प्रैक्टिकली कहाँ कैसे अप्लाई करेंगे उस पर आपका आता है इलैबोरेट। अब इलैबोरेट करने के बाद टीचर एज एन टीचर आप इवैल्यूएट करें कि लर्नर ने अपने आप इस मेथड से कितना सीखा। टेस्ट ले सकते हैं, पीयर, कई इवैल्यूएशन के तरीके हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ इवैल्यूएशन में आपके यूज़ करने के कई सारे तरीके हैं कि आप पीयर ग्रुप असेसमेंट करा सकते हैं, इंडिविजुअल, आज तो गूगल फॉर्म्स के रूप में भी असेसमेंट हो रहा है, प्रैक्टिकल असेसमेंट हो रहा है, कई सारे असेसमेंट हो रहे हैं। तो इन 5 E पर बेस्ड जो आपकी लर्निंग चल रही है, ये डिस्कवरी मेथड्स है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको दे रही है। और डिस्कवरी मेथड का बेसिक ही कंस्ट्रक्टिविटिज्म, निर्मितवाद या रचनावाद इसको हिंदी में कहते हैं, वो है।
तो यहाँ पर आप इवैल्यूएट किसी भी तरीके से कर सकते हैं, प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन कर सकते हैं, थ्योरेटिकल इवैल्यूएशन कर सकते हैं। एक आप इवैल्यूएशन के लिए एक आप फेयर टाइप का ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, एक आपने ओपन सेशन करवा दिया, जैसे अपनी प्रॉब्लम में अपन ने ओपन सेशन करवा दिया एक लास्ट में इवैल्यूएशन करते हुए कि एक जना बताए कि इतनी बिजली खर्च होती है, एक ऑन एन एवरेज एक फ्रिज चलता है इतने पावर को लेता है, तो उसकी बिजली को कैसे कम कर दें। ऑन एन कंप्यूटर तो आज सबसे ज़्यादा चल रहा है, उसकी बिजली को कैसे कम करें। आजकल सबसे ज़्यादा बिजली खर्च हो रही है मोबाइल चार्जिंग पे, 50 बार मोबाइल चार्ज होता है, तो उसकी बिजली को हम मोबाइल चार्जिंग, तो मोबाइल कंपनीज को वो आइडिया देंगे ना कैसे उनकी, अब जैसे लिनोवो है उसकी बैटरीज बहुत लॉन्ग टाइम है, उसकी बैटरीज इतना नहीं है, और एप्पल सबसे ब्रांड कंपनी है और सबसे घटिया बैटरी एप्पल की है ना। लिनोवो का आप चाहे लैपटॉप ले लो, चाहे आप उसके कोई भी गैजेट्स ले लो, उसकी बैटरी लाइफ कंपैरेटिव टू अदर गैजेट्स वो अच्छी है। तो आपने आज सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही है, कई बार हमको चार्जिंग प्लग्स नहीं मिलते हैं, पावर बैंक भी हमारा जवाब दे पाता है, तो वी वांट सच डिवाइसेस विच हैव अ गुड बैटरी लाइफ। तो वहां पर हम कैसे इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज हो रहा है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। सब ने अपने अपने इस तरीके के डेमोन्स्ट्रेशंस दिए लास्ट में। ये तो मैंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को आप उनको अपने आप से एक्सप्लोर करने को कहिए। इसका बेनिफिट ये रहेगा स्टूडेंट उस टॉपिक के बारे में अपने आप से पढ़ेगा। आजकल मैडम एक आर्डुइनो और रास्पबेरी डिवाइस भी तो आया ना, तो उससे भी जैसे रास्पबेरी से तो इवन है ना एटीएम मशीन भी हैक हो रही है। अब वो ऐसा है ना कि हमने क्रिएटिविटी को कंस्ट्रक्टिविस्ट, या हम कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट जॉब्स में कम लगाया है, डिस्ट्रक्शन वाले जॉब में हम ज़्यादा लगा रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी को, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को ह्यूमन फ्रेंडली, तो हमारी एजुकेशन फेल है। एजुकेशन का अल्टीमेट गोल है टू डेवलप अ गुड ह्यूमन, गुड साइंटिस्ट, we are developing a good engineers, we are developing a good computer analyst, but not a good human being. Until and unless we are not able to develop a good human being, these knowledge can't be used in a constructive way. That will always lead to a destruction. ये डिस्ट्रक्शन को देगी। तो ये डिस्ट्रक्शन जो है ये ज़्यादा डेंजरस है आने वाले टाइम में, और अभी तो ह्यूमंस को जागना पड़ेगा, क्योंकि मशीन ने, रोबोटिक्स ने जिस तरीके से आया है कि 2024 तक 1 more year हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी। पर कैपिटा इनकम कम होते ही देश की इकोनॉमी पीछे चली जाएगी। तो हमने रोबोटिक्स बना दिया, बट हमको उसका कितना यूज करना है, इसके लिए हमको एथिक्स बनाने पड़ रहे हैं। अभी हमारे पास गेमिंग के एथिक्स नहीं है ना, गेमिंग के लिए लॉज नहीं बने हुए हैं, क्योंकि कमाई दे रही है गेमिंग गवर्नमेंट को। बड़े बड़े ऐड आते हैं, नो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, रजिस्टर नाउ, these lab games are available. Ramicircle.com. Because there is no law. There is no law to check. There is no cyber law to check all these things. So many things are there. तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविटिज्म डिस्कवरी तो कर रही है, उसके साथ एथिक्स डेवलप करना भी एक टीचर का काम है, कि वो उसको कितना कंस्ट्रक्टिव वे में अपनी डिस्कवरीज को यूज़ करे। तो ये था इवैल्यूएशन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। रोट मेमोरी को ये ख़त्म कर देगा, सेल्फ लर्निंग, या हम कह दें कि अंडरस्टैंडिंग की बात जहाँ है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करेगा। अभी बच्चों में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है ही नहीं। यदि
4 कपड़े सूखने में 2 घंटे लेते हैं, तो 8 कपड़े सूखने में कितने घंटे लगेंगे? वहां पर बच्चा मल्टीप्लाई करता है इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द लॉजिक। दैट स्किल्स वी नीड, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की कहाँ मुझे लॉजिक अप्लाई करना है, कहाँ मुझे नॉलेज अप्लाई करनी है, कहाँ मुझे क्या चीज़ अप्लाई करनी है, इस चीज़ का उसको पता होना चाहिए। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स मस्ट है। आजकल तो स्कूल लेवल पे भी CBSE से आपके पास शायद लर्नर नहीं आ रहा है, जैसे अभी सर ने बताया था त्रासदी के सब लेवल का लर्नर आ रहा है हमारे पास, जो इंटरेस्ट से आता ही नहीं है। एक रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स होने चाहिए ताकि हमारे पास भी एक क्वालिटी आए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने NTA को रिक्रूट किया है कि आप सारे सिलेक्शन एग्ज़ाम्स, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स सारे अब NTA के माध्यम से होंगे। अभी तक तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसी के माध्यम से सारे ये ऑनलाइनिंग वगैरह, अब जैसे कॉमन यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया, अभी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फर्स्ट फेज में हुआ है, अब सेंट्रल स्टेट सब यूनिवर्सिटीज़ का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा। बच्चे तो वही हैं। तो अब ऐसा है सर, बच्चे वही हैं। मेरे को एक बात बताइए, 10,000 में से 1000 बच्चे तो होंगे जो इंटेलिजेंट होंगे, इतना तो है ना। अब वहाँ पे चैलेंजिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए हो जाएगा कि वो अपनी क्वालिटी को कितना अपवर्ड करते हैं। IITs को देखिए कि टॉप मोस्ट IIT वाले कौन सी इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं, वो उस IIT की, उस इंस्टीट्यूशन की कमाई हुई गुडविल है सर। और वो इंस्टीट्यूशन कोई भी गुडविल कमाता है अपने टीचर्स के बेसिस पर कमाता है इनिशियल, और अपने एल्यूमनाई स्टूडेंट्स की बेसिस पर कमाता है कि एक उनके यहाँ से जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनका प्लेसमेंट्स कहाँ हुआ, क्योंकि आज कॉरपोरेट आप लोग डील करते हैं, वहाँ प्लेसमेंट्स मस्ट हैं। अच्छे प्लेसमेंट्स कहाँ आ रहे हैं? तभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि पहले रिक्रूटमेंट एग्जाम, फिर हर इंस्टीट्यूशन ऑटोनॉमस हो जाएगा, आपको एफिलिएशन लेने की जरूरत ही नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है हर इंस्टीट्यूशन ऑटोनॉमस हो जाएगा, वो अपना एग्जाम कराए, अपना एडमिशन कराए, अपना करिकुलम चलाए। MBA लेना होगा उसके लिए। कोई MBA वगैरह की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। आप एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क कर सकते हैं। NBA होता है ना, नेशनल ब्यूरो ऑफ एकेडमिक्स। नेशनल, हाँ वो तो देखिए एपेक्स बॉडीज तो रहेंगी आपकी, AICTE और ये एपेक्स बॉडीज तो रहेंगी, बट जो अभी आपको रिकॉग्निशन लेना पड़ता है जैसे यूनिवर्सिटी से, उनसे उनका सिर्फ मॉनिटरिंग काम रहेगा, रिकॉग्निशन नहीं रहेगी। पर एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल तो हर बार लेना होता है ना, मतलब वो सब बंद हो जाएगा, मैं यही बोल रही हूँ। ये ऑटोनॉमस के रूप में ले देंगे आपका एडमिशन क्राइटेरिया। अब उसमें ज़्यादा आपको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो डार्विन की थ्योरी है वही करेगा सर्वाइव, जो आउटपुट देगा वही तो फीस देके बच्चा एडमिशन लेगा। एक स्टेट इंस्टीट्यूशन में बच्चा 26,000 52,000 में एक कोर्स करता है, और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वो 1 लाख में वो कोर्स करता है। पर है IITs का देख लो ना आप, रिक्रूटमेंट देख लो, IITs में टॉप मोस्ट IITs में जो टॉपर्स होते हैं वो कौन सी IITs में जाते हैं, वो उस IIT का खुद का इंस्टीट्यूशन का अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि वो इतना प्लेसमेंट्स दे रही है, वहां का जो आउटपुट है वो लर्नर के लिए सपोर्टेबल है। ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा सर, ये रिकॉग्निशन और ये सब सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए, ये AICTs वगैरह वो तो रहेंगी फ्रेम करने के लिए, न्यू लॉज वगैरह फ्रेम करने के लिए, जिसको हम लोगों को सबको मानना पड़ेगा। बट ये हायर एजुकेशन, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है उसमें इस चीज़ को बंद कर दिया गया है। अब हम जो है नेक्स्ट उस पे चलते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये इसमें ये क्यों खुल रहा है, आई नीड टू चेक। ये अच्छा PDF होगी, करेक्ट। हाँ नेक्स्ट पे कुछ स्टडी मटेरियल भी मैंने भेजा था ऑन डिमांड,
लास्ट टाइम कई लोगों ने मांगा था। एक ज्वलंत विषय है हमारा पॉलिटेक्निक के लिए कि जैसे हर जिले में है पॉलिटेक्निक कॉलेज राज्य सरकार ने, पर हर बार एडमिशन का इतना इशू आता है कि सारे कोचिंग वाले और ये जो दूसरे सेटअप्स है ना, ये सारे अपने बच्चे माइग्रेट कर लेते, मतलब जो 10th के बाद अपने आने होते हैं वो सब है ना, ये इंजीनियर डॉक्टर बनाने डमी सिस्टम स्कूल एजुकेशन से शुरू हो गया, तभी तो मैं बोल रही हूँ। नहीं, उसका यही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पे ला रहा है, तो आप डाइवर्ट ही नहीं कर पाओगे। यही तो मैं कह रही हूँ, इंस्टीट्यूशन के लिए, उनके टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बनता जा रहा है अपने लर्नर्स को अट्रैक्ट करना। इफ़ यू वांट द टॉप मोस्ट लर्नर्स, वी हैव टू बी टॉप मोस्ट in our resources, in our academics, in our output, all the three things, जहाँ पे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात है। इसीलिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात चल रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 2020 एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे भी बात कर रहा है। दो ही चीज़ों पे बात कर रहा है, डिस्कवरी मेथड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये आपकी राइट फ्रॉम द प्री प्राइमरी लेवल टू हायर एजुकेशन लेवल, ये दो पेडागॉजीज पे वो एम्फेसाइज कर रहा है। और आने वाले टाइम में आपको अपनी टीचिंग को प्रूव करने के लिए विटनेसेस देने पड़ेंगे। अभी कागजी सेल्फ अप्रेजल चल रहा है। आप लोगों के भी सेल्फ अप्रेजल फॉर्म्स भरते होंगे आप लोग, अलग अलग नाम है, इट्स ऑल इन वन इन अप्रेजल। अब इस अप्रेजल के लिए आपको आपके खुद के विटनेसेस देने पड़ेंगे। तो आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कितना इम्प्लीमेंट किया, नैक की अब ग्रेड, whether it is an state institute, whether it is an public institute, whether it is an private institute, whether it is an autonomous body, whether it is an working at a PPP mode, everyone has to take the grades from the NAC। और स्कूल की भी रैंकिंग्स हो रही हैं। कहूँगी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आप खुद से फील्ड में जाकर एक्सपीरियंस देते हैं लर्नर को। तो लर्नर को जहाँ फील्ड में जाके एक्सपीरियंस देने की बात आती है, वहाँ पर मैं ये थ्योरेटिकल चीज़ पे नहीं जाऊँगी। मैं आपको एक डेविड कॉल्ब्स का मॉडल बताऊँगी कि डेविड कॉल्ब्स का मॉडल कैसे आपको हेल्प करता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग में। मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल दूँगी। देखिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो होती है, प्लीज़ थोड़ा सा मैं भी आप लोगों को टाइमिंगली बिफोर टाइम मूड हूँ फ्री करने में। तो यहाँ पर आप सबसे पहले बच्चे को जो है चीज़ों का इनिशिएटिव जो है वो आप यहाँ पर सिखाइए कि एलिमेंट्स क्या क्या हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के। सबसे पहला है कि क्रिटिकल एनालिसिस और उसके बाद आप सिंथेसिस सिखाइए। क्रिटिकली वो चीज़ों को एनालाइज करे और सिंथेसाइज करे, यानी चीज़ों को एलिमेंट्स में तोड़े और सिंथेसाइज करे, और इनिशिएटिव ले डिसीजन मेकिंग का और अकाउंटेबिलिटी का, और उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन उस चीज़ पे होना चाहिए। यहाँ से शुरुआत करते हैं उसको हम इंगेज करते हैं इंटेलेक्चुअली, जैसे अभी हमने इंगेजमेंट स्टेप में देखा था। फिर हम क्रिएटिविटी डेवलप करते हैं, उसको इमोशनली, सोशली, फिजिकली एंगेज करते हैं। यानी हमने यहाँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग में भी एक प्रॉब्लम की तरह उसके सामने टॉपिक को रखते हैं ताकि वो मेंटली उसके रेजोल्यूशन के लिए हो, वो उस पर रिफ्लेक्शन। अब सबसे बड़ा हमारी कमी ये होती है कि हम रिफ्लेक्ट करना भूल जाते हैं, हम रिफ्लेक्शन देते ही नहीं है बच्चे को। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल छोटे बच्चे का सिखाती हूँ। देखिए, गांव वाले होते हैं ना, आप देखिए जिनका अनुभव होता है, तोल के देख लेते, ये तो 1 किलो होगा, है ना, और हम को बैलेंस चाहिए होता है उस 1 किलो के लिए, है ना। हम आजकल मॉल्स में जाते हैं तो हम सब्जियां अब अपने आप से उठानी पड़ती है। पहले तो ग्रोसरी अलग हुआ करती थी, अब कई बार तो हमारे पास रिक्वायरमेंट से कम आ जाती है और कई बार हमारे पास रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आ जाती है।
अब जैसे बच्चे को आपको तोलना सिखाना है तो आपको जैसे एप्पल आपको बताना है, तो सबसे पहले आपने बच्चे को एप्पल बताया कि ये 4 एप्पल हैं, उसको आपने बैलेंस में रखा, उसको बताया कि ये इतने किलो होते हैं, यानी 1 एप्पल इतना हुआ, 2 एप्पल इतना हुआ, 3 एप्पल इतना हुआ। अब जैसे ही उसने एप्पल्स को सीख लिया तो आप उसको रिफ्लेक्शंस करवाइए। नेक्स्ट टाइम एप्पल की साइज को बड़ा कर दीजिए या छोटा कर दीजिए, क्योंकि एक ही साइज की तो आती नहीं है एप्पल, कभी बड़ी आती है कभी छोटी आती है। आपने उसको रिफ्लेक्शन कराया ये छोटी साइज की, तो देखिए ये वाली एप्पल्स 3 तुल रही हैं, ये वाली एप्पल इतनी तुल रही हैं। बाद में आप धीरे धीरे देखेंगे कि वो बैलेंसिंग का जनरलाइजेशन कर लेता है, कि वो बैलेंस करना, यानी रिफ्लेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ये रिफ्लेक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप उसके थॉट प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करवाएं, और रिफ्लेक्शन के बाद वो एनालाइज करके, सिंथेसाइज करके वो इवैल्यूएट करे, यही एक है। और हम यहाँ सबसे बड़ी हमसे चूक जो एज अ टीचर होती है कि बच्चे से हम ऑब्जर्वेशंस तो करवाते हैं, पर ये ऑब्जर्वेशन क्यों रही, कैसे रही, उस पर हम रिफ्लेक्शंस करवाना भूल जाते हैं। मैं इसलिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थॉट प्रोसेस पे नहीं गई, क्योंकि ऑलमोस्ट इसका जो बैकग्राउंड है वो थ्योरेटिकल है। तो यहाँ पर हमने ये जो कॉर्प्स के ये बैकग्राउंड है, इसमें मैंने आपसे बताया कि सबसे पहले उसको कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस दीजिए, मूर्त सामने दिखा के, तराजू से अपन ने तोला, देखा कि ये इतने एप्पल तुड़े, ये कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस थे। फिर उस पर रिफ्लेक्शन कराया कि तराजू में हमने देखा कि 1 किलो हुए, तो हमने उसको रिफ्लेक्शन कराया, बताओ 1 किलो में कितने एप्पल हैं, 2 किलो पे कितने एप्पल हैं, 1.5 किलो में कितने एप्पल हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने उसको रिफ्लेक्शन कराया, रिफ्लेक्शन करा के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन पे गए, वहां पे मेरे को उसको जनरलाइजेशन कराना है अलग अलग साइजेस की एप्पल्स को लेके, छोटी साइज की एप्पल्स को लेके, उससे बड़ी साइज की एप्पल्स को लेके, उसका एक कंपैरिजन कि छोटे साइज की एप्पल्स कितनी तुलेंगी, जो इनिशियल हमने जो साइज ली थी वो कितनी तुलेंगी, उससे बड़ी वाली साइज की एप्पल्स कितनी तुलेंगी, उनके ये कंपैरिजंस चलेंगे। फिर उसमें इसका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन जरूरी है, वो खुद तोले और देखे कि इतनी तुलती है। फिर ये जनरलाइजेशन कर लेगा अपने आप, उठा के कह देगा, देखिए एग्जैक्ट 100% तो नहीं होता है, बट हम ये कह दें कि इट्स ए नियर बाय एग्जैक्टनेस, तो उठा के कह देगा कि ये 1 किलो एप्पल है, ये 1.25 किलो एप्पल है, ये 1.5 किलो एप्पल है, ये अंदाजे से इतनी एप्पल है। ये कॉन्सेप्ट है, यानी हमको उनको पहले कॉन्क्रीट सामने चीजें दिखा के अनुभव देने, फिर वो मेंटल थॉट प्रोसेस पे हमको उसको अनुभवों को ले जाना है। अब हमने एप्पल को रिप्लेस कर दिया मान लो ऑरेंजेस से, है ना, तो उसको पता होना चाहिए कि दोनों के में क्या डिफरेंसेस हैं, उनकी साइजेस में क्या डिफरेंसेस हैं, तो उसमें कितने तुलने के आसार रहते हैं। तो आज मॉल्स में भी एक ग्रॉसरी के लिए भी जाता है, अपने वेजिटेबल्स परचेजिंग करता है, वो करता है, तो उसमें भी एक मैंने एग्जाम्पल लिया उसका। तो यानी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस को इन जस्ट हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग दे रहे हैं, फील्ड में ले जा रहे हैं, हम उसको कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस दें, उस पर रिफ्लेक्ट करवाएं, फिर उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाएं और फिर उसके बाद उसका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करवाएं। तभी ये जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बेनिफिट कहती है वो यही है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के लिए भी, कि ये लर्नर सेंटर्ड है, ये रोट मेमोरी को नहीं एम्फेसाइज करती है, और नॉलेज को हम क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को डेवलप करने में, क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्या इससे पहले नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था कॉलेज एजुकेशन के लिए भी, तो उसमें भी इसको एम्फेसाइज किया गया है। एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग जो है कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन, क्योंकि ग्रुप में जाके हम फील्ड में काम कराते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टिविटिज्म में ग्रुप में कराया, तो ये कोलैबोरेशन को करती है, एम्फेसाइज करती है, और ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स को बढ़ाने में हेल्प करती है कि कैसे किसी इंफॉर्मेशन को गेन करना है। देखिए आज नेट से बहुत इजी हो गया है, किस चीज को एक क्लिक पे गूगल पे डालो वो ब्राउज कर लेता है, वो कीवर्ड्स को लेके ब्राउज कर लेता है, बट इस नॉलेज में से मुझे कितनी नॉलेज यूजफुल है ये डिसाइड करना सिखाना पड़ेगा हमको लर्नर के। यानी यहाँ पर
इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स हमको सिखानी पड़ेंगी कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है। हम अपने लर्नर्स को सिखाते हैं कि ब्लू टिक देखो, ये ऑफिशियल पेज है। आज आप किसी को भी कंपटीशन को भी सर्च करते हो, पेजेस खुल जाते हैं। हम ब्लू टिक सिखाते हैं कि ये ऑफिशियल पेज है, ये है। और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग का भी फॉर्मेटिव और सबमिट पॉसिबल है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि सबमिटिव असेसमेंट, जो एंड ऑफ द ईयर जो असेसमेंट होता है, वो बंद हो जाना चाहिए। रादर वी हैव मोर ऑन असेसमेंट चलता रहना चाहिए। लर्निंग मैं 2 लोगों से कम चाहूंगी कि आप प्रेजेंट करें, कि आप अपने टॉपिक को प्लीज, कोई भी आप अपना मुझे कंस्ट्रक्टिविस्ट प्लीज, मैं फ्री कर दूंगी आप लोग। हाँ बताइए प्लीज, कोई भी। Exchange the knowledge with you that is fight to you or not. कम आइए हाँ को उसमें एंगेज। और अभी हम जो FM में सुनते हैं तो वो होता है 88 to 108। हमको एक्सप्लेन नहीं करना है। Okay. आप हमको बोल रहे हैं कि ये अपने आप कैसे, आप हमको क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए आप क्या क्या कहेंगे? हाँ, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि 10 हर्ट्ज से गीगा हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसीज है तो वो हमको पता करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशन हुई, ये आपने प्रॉब्लम दे दी, ये आपने एंगेज कर दिया लर्निंग, ठीक है। अब वो इसको एक्सप्लोर कैसे करेगा? अब एक्सप्लोर करने के लिए फिर हमारे पास लाइक माइक्रो फ्रिक्वेंसी है, या आप उनको क्लूज देंगे कि आप इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए एक्सप्लोर कीजिए। आपने क्लूज दे दी, या वो अपने इंटरनेट की मदद से या किसी भी चीज़ से एक्सप्लोर करेगा। फिर तो उसमें हमारे पास बैंड्स रहेंगे, मीडियम फ्रिक्वेंसी, हायर फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, अप अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, एक्स्ट्रा हाई, सुपर हाई फ्रिक्वेंसी रेंजेस। ऐसे ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी होती है हमारे पास, जिस उसका भी हम आपको पता करना है कि विबग्योर होता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज क्या होती है। जैसे आजकल ऑप्टिकल फाइबर बहुत पॉपुलर है। ये तो अपने आप, हमको टीचर का रोल यहाँ पे ये नहीं है। फिर ये क्या करेंगे, ग्रुप्स में क्या करेंगे, एक्सप्लोर करने के बाद ग्रुप्स इकट्ठे होंगे। ग्रुप्स इकट्ठे होंगे तो एक्सप्लेन स्टेप में क्या करेंगे, हर ग्रुप आके अपनी डिस्कवरी को क्या करेगा, शेयर करेगा। शेयर करने के बाद वो क्या करेगा, टीचर यहाँ जो नॉलेज गैप है उसको फिल करेगा कि यहाँ पे कहाँ नॉलेज उनकी अलग जा रही है, फ्रीक्वेंसी बैंड्स वगैरह पे कहाँ पे नॉलेज में है। उसके बाद वो क्या करेगा, उसकी जो यूसेज है, जो सर ने इनके स्टार्टिंग में इनको टारगेट दिया था, एक ऑब्जेक्टिव दिए थे यूसेज के, उन यूसेज को काम में लेते हुए वो उसको इलेबोरेट करेगा और फिर उसके बाद वो क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा। आ जाइए बैठिए सर, आ जाइए 2 मिनट, फिर आपका लास्ट करवा के फ्री करती हूँ। तो ये टास्क अभी चलेगा या ये लास्ट ना जैसे हम ऑटोमोबाइल की बात करते हैं तो बेसिक शॉर्ट में बताइएगा। शॉर्ट में बता ऑटोमोबाइल की बात करते हैं तो हम स्टूडेंट को टास्क दे सकते हैं एंगेज रखने के लिए
जो इंजन की पावर है 4 व्हीलर में, इंजन की पावर व्हील तक कैसे पहुंच रही है, ये हमारा टास्क होगा। तो हम सबसे पहले उनको एक्सप्लोर करने के लिए क्या देंगे, कोई भी मॉडल दे देंगे। उन मॉडल्स में क्या होगा, हमारे पास इंजन होगा, क्लच होगा, हमारी प्रोपेलर शाफ्ट होगी, एक्सल होगा। तो हम इन चीज़ों का आपको देंगे, बेसिक फिनोमेना देंगे एक्सप्लोर करने के लिए। अब वो चीज़ें आपस में ग्रुप बना के डिस्कस करेंगे कि किसी ग्रुप ने अलग डिस्कस किया, किसी दूसरे ग्रुप ने अलग डिस्कस किया। मान लो पहले ग्रुप को क्लच समझ में नहीं आया, दूसरे ग्रुप को क्लच समझ में आया, तीसरे ग्रुप को प्रोपेलर शाफ्ट समझ में नहीं आई, या चौथे ग्रुप को एक्सल समझ में आया, तो डिस्कस करेंगे। अब जो फैकल्टी है, जो लर्निंग गैप है इन चारों ग्रुपों में, उनको बताएंगे कि आपका क्लच का बेसिक फंक्शन क्या होता है, या जो एक्सल है उसका बेसिक फंक्शन क्या होगा। जो लर्निंग गैप है उन चारों ग्रुप में, उन जो ग्रुप लर्निंग गैप को फुलफिल करने का काम करेगा टीचर। और उसके बाद हमने जो नॉलेज उनको दी, फिर वो एक्सप्लोर करेंगे कहीं से भी, या वो फाइलिंग में जो एलोबरेट करेंगे उन चीज़ों को आपस में कहीं से भी सर्चिंग करके। नॉट ओनली एलोबरेट करेंगे बल्कि उसकी एप्लीकेशन, हमको एप्लीकेशन लेवल पे फोकस करना है कि वो उस नॉलेज को अप्लाई करें। जहाँ पे भी गिवन सिचुएशन है, जहाँ पर वो एप्लीकेबल हो सकती है, वहाँ अप्लाई करें। हाँ, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मान लो वो खुद ड्राइव कर रहा है व्हीकल को, तो वो देख सकता है कि क्लच मेरे क्या काम आ रहा है। अगर कोई फंक्शनिंग इंजन से पावर व्हील तक ट्रांसफर नहीं हो रही तो क्या दिक्कत हो सकती है इसमें। एग्जैक्टली वो उस ये चीज़ को स्किल्स खुद हमको महसूस कर डेवलप सकता करना है है। इन सब चीज़ों के माध्यम से। और लास्ट में हम उनका एग्जामिन कर सकते हैं, उनका टेस्ट ले सकते हैं, तो ये एवेलेट हो गया। एग्जामिन ले सकते हो, या आप उसको एक, जरूरी नहीं है कि हम पेपर पेंसिल टेस्ट को ही एम्फेसाइज करें। इस केस में हम उसको गिवन सिचुएशन दे सकते हैं कि भाई आप इस तरीके से इस सिचुएशन में फंस गए, आपकी गाड़ी रुक गई, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, है ना, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसकी नॉन फंक्शनिंग की, क्या क्या हो आपकी हो सकता है, तो वो अगर पावर नहीं पहुंच रही है तो उन पॉसिबिलिटीज को अगर वो लिस्ट आउट कर पाता है, इट्स एन स्टेप अहेड कि वो अपनी इस नॉलेज को वो क्या कर पा रहा है, अप्लाई कर पा रहा है। एनीवन एल्स? अभी जैसे इनसे मेरा एक वो है, जैसे क्लास लिया, ऑब्वियसली जो अटेंडेंट्स होंगे एक क्वेश्चन आएगा ना कि अब कार है, जैसे आपने बताया कार को हमको है ना, तो अब उसमें MTA की AGS है, पहले आप ये क्लियर करोगे ना कि कौन सा नहीं, वाला तो अब मॉडल दे रहे हैं ये मैं आपको ये बात और बता दूं, ये जो आपने जो ये बोला कि वैरायटी ऑफ जहाँ सिचुएशंस आती है ना, वहाँ पे जो ये एक्सप्लेन स्टेप है ना, वहाँ पे चाहे जो क्वेश्चनिंग दूसरे ग्रुप के मेंबर्स कर सकते हैं, जैसे ये कर रहे हैं अभी आपकी पीयर ग्रुप चल रही है, इन्होंने क्वेश्चनिंग की, वहाँ चाहे तो इंस्ट्रक्टर या टीचर खुद क्वेश्चनिंग कर सकता है। आगे ना बात, उन क्वेश्चनिंग के बेसिस पर ही वो चीज आ रही है, तो वो क्वेश्चनिंग में वैरायटी ऑफ सिचुएशंस मिल रही है। उनके आंसर्स अगर लर्नर के पास हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके आंसर्स कौन देगा, उन क्वेश्चंस के आंसर्स कौन देगा, टीचर इंस्ट्रक्टर या टीचर देगा। गॉट इट? तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई। आई होप कि आप लोग अपनी फील्ड में इसको यूज़ करेंगे और अपने क्रेडेंशियल्स बढ़ाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं यहाँ कह रही हूँ, शायद आप लाइटली लें, बट इट्स 100% कि आने वाले टाइम में ये आपकी क्रेडेंशियल्स की वेरिफिकेशन आप छोटे छोटे जो भी करते हैं उसकी छोटी छोटी वीडियोस बना के अपने पास कलेक्शंस रखें। दैट विल बी रिक्वायर्ड एज एन वीडियो, क्या आपने न्यू पेडागोजी क्या काम ली, आपने इस लर्नर्स को नया क्या करवाया, ये सारे क्रेडेंशियल्स आपके इसमें आए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय। नो नीड टू क्लैप। थैंक यू फॉर ऑल।